हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसमें आज हम शुरू करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली से। यूनिफिकेशन ऑफ इटली का जो प्रोसेस था वो शुरू हुआ था 1848 में और ख़त्म हुआ था 1870 में। अब अगर हम 19th सेंचुरी में यूरोप की हिस्ट्री देखें तो उस टाइम पे यूरोप में जो स्ट्रगल चल रहा था स्टेट्स के बीच में यूनिफिकेशन का और इंडिपेंडेंस का। जो स्टेट्स थी, जितने भी उस टाइम पे यूरोप के कंट्रीज थे, वो छोटी छोटी स्टेट्स में बटे हुए थे। तो उस टाइम पे वो यूनिफाई होने का स्ट्रगल कर रहे थे, एक कंट्री बनाने का स्ट्रगल कर रहे थे और इंडिपेंडेंस लेने का स्ट्रगल कर रहे थे। तो इनमें से ही एक कंट्री थी इटली और एक थी जर्मनी, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इटली की यूनिफिकेशन कैसे हुई और जर्मनी की यूनिफिकेशन कैसे हुई और कौन कौन सी स्टेट्स में ये पहले बटे हुए थे, ये सारा आज हम डिटेल में करेंगे। तो 19th सेंचुरी में इटली भी छोटी छोटी बहुत सारी स्टेट्स में बटा हुआ था। इटली में बहुत सारी स्टेट्स थी और इटली में जो मोस्ट पावरफुल किंगडम था वो था किंगडम ऑफ सर्दिनिया। ठीक है, वैसे तो इटली के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी स्टेट्स थी, लेकिन उसमें जो सबसे पावरफुल स्टेट थी वो था किंगडम ऑफ सर्दिनिया। तो एक बार मैप पे देख लेते हैं। ये है यूरोप का मैप और यूरोप के मैप में ये रहा इटली। ठीक है, ये आज की डेट का मैप ही है, पुराना मैप नहीं है। तो इसमें ये रहा इटली और इटली के अंदर यहाँ पे है किंगडम ऑफ सर्दिनिया, ये जो पिंक कलर का नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब इटली के साथ साथ ये जो किंगडम ऑफ सर्दिनिया था ये इटली का पार्ट ही है। तो लेकिन जो पावरफुल पार्ट था वो था किंगडम ऑफ सर्दिनिया उस टाइम पे। ठीक है, अगर हम बात करें जर्मनी की तो ये ऊपर रहा जर्मनी। ठीक है, तो अब इटली जो था, इटालियन स्टेट्स थी, वो स्ट्रगल कर रही थी इंडिपेंडेंस लेने की और साथ ही साथ यूनिफाई होने की। क्योंकि वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि इटली जो है एक पावरफुल कंट्री बन जाए। अब पावरफुल कंट्री बनने की क्या कंडीशन होती है कि सारी स्टेट्स इकट्ठी हो जाए, यूनिफिकेशन हो जाए। तो इसके लिए उस टाइम पे दो फेमस रेवोल्यूशंस हुई थी। कौन कौन सी? एक थी माजीनी और एक थी गरीबाल्डी रेवोल्यूशंस। तो ये वाली जो दो मूवमेंट्स उस टाइम पे इटली में हुई थी, इनको बोला जाता है यंग इटली मूवमेंट। 1848 में जब रेवोल्यूशन हुआ तो रेवोल्यूशन के बाद अगर हम सर्दिनिया की बात करें तो उस टाइम पे सर्दिनिया के प्राइम मिनिस्टर थे काउंट केवोर। तो इन्होंने फिर इंडिया को यूनिफाई करने का काम शुरू किया। जो सर्दिनिया के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने सर्दिनिया की लीडरशिप के अंडर ही इटली को यूनिफाई करने का काम शुरू करा। और 1861 तक आते आते जितनी भी स्टेट्स थी इटली की, जो छोटी छोटी स्टेट्स थी इटली की, सबको इन्होंने यूनिफाई कर लिया, यूनाइटेड कर लिया, एक्सेप्ट रोम। रोम को उस टाइम पे ये इटली में ऐड नहीं कर पाए। जो रोम था वो स्टिल पोप के अंडर ही था। रोम इटली का पार्ट उस टाइम पे नहीं था 1861 में। ठीक है, और उस टाइम पे जो सर्दिनिया के किंग थे विक्टर एम्यूनल टू 1861 में 1861 में जो सर्दिनिया के किंग थे विक्टर एम्यूनल टू, उनको टाइटल दिया गया किंग ऑफ इटली का। क्योंकि देखो उस टाइम पे पावरफुल किंगडम कौन सा था? पावरफुल किंगडम सर्दिनिया था। तो ऑब्वियसली जो सर्दिनिया के किंग थे वही इटली के किंग बनेंगे, तो वो बन गए इटली के किंग। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में 1870 तक आते आते, ये 61 की बात है, तो उसके बाद 1870 तक आते आते जो इटालियन सोल्जर्स थे उन्होंने रोम को भी लिबरेट करवा लिया। पहले रोम पे रूल था पोप का। पोप क्या होता है? जो चर्च का हेड होता है। तो पहले इटली पे रोम पे रूल था पोप का, लेकिन बाद में इटालियन सोल्जर्स ने मिल के रोम को क्या करा लिया, लिबरेट करवा लिया और इटली में ऐड कर लिया 1870 में। और 1871 में रोम को बना दिया गया इटली की कैपिटल। यूनाइटेड इटली की कैपिटल कौन सी बन गई फिर? रोम बन गई। तो इसके साथ ही इटली की यूनिफिकेशन का प्रोसेस खत्म होता है। फिर नेक्स्ट शुरू होता है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो इटली के साथ ही जर्मनी की यूनिफिकेशन भी हो रही थी। एक साइड पे इटली का काम चल रहा था, इटली वाले आपस में जो भी इनका स्ट्रगल, रेवोल्यूशंस वगैरह इटली में चल रही थी। दूसरी साइड जर्मनी में भी उस टाइम पे यूनिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा था। जो इटली, पहले हमने पढ़ा था कि इटली बहुत सारी छोटी छोटी स्टेट्स में बटा हुआ था। इन द सेम वे जो जर्मनी था, जर्मनी भी उस टाइम पे बहुत सारी स्टेट्स में बटा हुआ था। जैसे ही नेपोलियनिक वॉर खत्म हुई थी तो उस टाइम पे अगर हम बात करें नेपोलियनिक वॉर के बाद की, 1815 की बात करें अगर हम, 1815 की, तो उस टाइम पे जो जर्मनी था वो 38 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में
बटा हुआ था। और ये जो 38 इंडिपेंडेंट छोटी छोटी स्टेट्स थी ना, इसमें से जो पावरफुल स्टेट थी वो थी प्रूशिया। जैसे हमने इटली में देखा था, जो सर्दिनिया था, किंगडम ऑफ सर्दिनिया, वो पावरफुल था। इन द सेम वे जर्मनी में पावरफुल कौन सी स्टेट थी, वो थी प्रूशिया। तो एक बार हम जर्मनी का मैप देख लेते हैं 1815 का। ठीक है, ये 1815 का मैप है जर्मनी का। तो जर्मनी में ये सारे जो छोटे छोटे जो है स्टेट्स, ये सारे जर्मनी का पार्ट थे उस टाइम पे। तो जर्मनी छोटी छोटी स्टेट्स में बटा हुआ था। इसमें ये रहा प्रूशिया, और पावरफुल कौन था, प्रूशिया। इसके अलावा और ये सारी स्टेट्स है, यहाँ पे हैनोवर हो गई, थुरिंगिया हो गई, सैक्सोनी हो गई, वुसबर्ग हो गई। तो इसमें एक ये फ्रैंकफर्ट जगह भी है, इसको ध्यान से देख लो। तो यहाँ पे इनकी असेंबली की मीटिंग भी होती है फ्रैंकफर्ट में। तो ये सारा का सारा जो क्या था उस टाइम का जर्मनी था। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर इसकी यूनिफिकेशन हुई। यूनिफिकेशन के बाद फिर कुछ ये जो ऑस्ट्रिया था, पहले ऑस्ट्रिया भी इसका पार्ट था, लेकिन बाद में जो ऑस्ट्रिया था वो अलग हो गया था। तो जो रिवोल्ट का प्रोसेस था जर्मन यूनिफिकेशन का, वो शुरू हुआ था 1815 में। 1815 में जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया के साथ और भी बहुत सारी स्टेट्स ने मिलके एक क्या बनाया हुआ था, एक जर्मनिक कॉन्फेडरेशन। ठीक है, पहले जो ऑस्ट्रिया था वो भी जर्मन स्टेट्स में ही आता था। ठीक है, जर्मन स्टेट्स, ऑस्ट्रिया, इन सब ने मिलकर एक जर्मनिक कॉन्फेडरेशन बनाई हुई थी। लेकिन 1848 में जो रिवोल्ट हुआ, तो उस रिवोल्ट में, अब देखो, अगर किसी कंट्री को आपने यूनाइट करना है तो उस कंट्री को यूनाइट करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए कोई भी। तो उसी तरह से जर्मनी ने भी एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और 1848 में इन्होंने जर्मन की जितनी भी स्टेट्स थी उनको बोला, फोर्सफुली बोला कि आपने इस डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है। अब जर्मनी को यूनाइट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाना ही पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बना दिया एक यूनाइटेड जर्मनी के लिए, और इसके साथ ही फिर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक मीटिंग हुई थी। वो मीटिंग हुई थी फ्रैंकफर्ट में, जो अभी मैंने मैप पे दिखाया था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फ्रैंकफर्ट में मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग में इन्होंने प्रपोजल दिया था जर्मनी की यूनिफिकेशन का, कि अब जो जर्मनी की सारी स्टेट्स है वो मिलकर एक सिंगल जर्मनी की एक कंट्री बनाएगा, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगी। तो इन्होंने जो अपना रखा था, तो उसमें इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का प्रोविजन रखा था। और ये जो यूनिफाइड जर्मनी होएगा, इसका जो किंग होएगा वो होएगा किंग ऑफ प्रूशिया। तो जो किंग ऑफ प्रूशिया है वो बन जाएगा जर्मनी का एम्परर। ठीक है, ये जो मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में फिर ये सारी बातें हुई थी। जो असेंबली की मीटिंग हुई थी, मीटिंग में इन्होंने बोला था कि जर्मनी की जो यूनिफिकेशन होएगी उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहेगी। मोनार्की होएगी अंडर द किंग ऑफ प्रूशिया, और जो प्रूशिया का किंग है वो बनेगा जर्मन का एम्परर। लेकिन जब इसकी पूरी सेरेमनी हुई, जो किंग ऑफ प्रूशिया था उसको जर्मनी का एम्परर बनाने की बात हुई, तो जब जो सेरेमनी हुई थी, तो उस सेरेमनी में जो प्रूशिया के किंग थे उन्होंने इस ऑफर को डिक्लाइन कर दिया। इन्होंने मना कर दिया जर्मनी का एम्परर बनने के लिए। अब किंग ने मना कर दिया, तो उसके बाद फिर से रिप्रेशन आ गया। अब ये थी रेवोल्यूशन की फर्स्ट फेज। ठीक है, 1848 में जो जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए इन्होंने रेवोल्यूशन करी थी, जो रिवोल्ट करा था, वो हो गया फेल। तो इसके साथ ही जो यूनिफिकेशन का स्ट्रगल की जो फर्स्ट फेज है वो खत्म हो जाती है। फिर शुरू होती है सेकेंड फेज। अब जो जर्मनी था वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री तो नहीं बन पाया, डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह यूनिफाई तो नहीं हो पाया, लेकिन हुआ क्या, एक मिलिटरिस्टिक एम्पायर बन गया। एक मिलिट्री रूल वहां पे आना शुरू हो गया, और इसके लीडर थे बिस्मार्क। ठीक है, बिस्मार्क कौन थे, बिस्मार्क भी प्रूशिया के ही एक पॉलिटिकल लीडर थे। फिर वो सामने आए, फिर उन्होंने जर्मनी की यूनिफिकेशन का काम शुरू करा। उसके लिए उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां भी लड़ी। तो अब जो बिस्मार्क थे वो एक पॉलिसी लेकर आए थे यूनिफिकेशन की, जिसका नाम था ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। तो इस पॉलिसी के अंडर, इसका मतलब क्या होता है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी का, इसका मतलब होता है पॉलिसी ऑफ वॉर, कि लड़ाइयां करो और खुद इंडिपेंडेंट हो जाओ, जर्मनी को यूनिफाई कर लो। इसके लिए इन्होंने बहुत सारी वॉर्स लड़ी भी थी। इसी के बीच में ऑस्ट्रिया के साथ भी इनकी एक वॉर हुई थी। ऑस्ट्रिया को इन्होंने हरा दिया, और ऑस्ट्रिया को डिफीट करने के बाद इन्होंने इसको जर्मनी कॉन्फेडरेशन से बाहर निकाल दिया। ठीक है, और अब देखो, ऑस्ट्रिया को हराया, उसके बाद जो पहले कॉन्फेडरेशन बनी हुई थी उसको डिसॉल्व कर दिया। उसको डिसॉल्व करने के बाद ऑस्ट्रिया को इन्होंने बाहर निकाल दिया, जर्मन स्टेट से अलग ही कर दिया।
अब पहले जो ओल्ड कॉन्फेडरेशन थी जर्मनी की, उसमें टोटल थी 38 स्टेट्स, अब रह गई 22 स्टेट्स। अब इन्होंने जो जर्मनी की 22 स्टेट्स थी उनको यूनाइट करना था इनटू नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन। 1866 की बात है। तो उसके बाद अब जर्मनी का जो यूनिफिकेशन का प्रोसेस था वो चल रहा था। अब जो प्रूशिया के बिस्मार्क थे, जो प्रूशिया के लीडर थे, तो वो जर्मनी की यूनिफिकेशन के प्रोसेस में वो हेल्प कर रहे थे, जर्मनी की हेल्प कर रहे थे, मतलब जर्मनी की यूनिफिकेशन में पे काम कर रहे थे कि हम जर्मनी को यूनाइटेड बनाएंगे, क्योंकि वो खुद जर्मनी पे रूल करना चाहते थे। तो इसके लिए फिर बहुत सारी लड़ाइयां हुई, जिसमें एक फ्रांस वॉर भी हुई थी 1870 में। तो उसके बाद जो फ्रांस वॉर हुई थी, उस वॉर में जो फ्रांस के एम्परर थे लुइस बोनापार्टे, उनको इन्होंने हरा दिया, हरा के कैप्चर कर लिया। और इसके बाद जो फ्रांस के से वॉर हुई थी, इस वॉर से जो बिस्मार्क था, बिस्मार्क ने जो जर्मनी की बाकी स्टेट्स थी उनको भी साथ में इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करके एक यूनाइटेड जर्मनी बना लिया। अब पहले 1848 की जो बात है, तो उस टाइम पे जब जर्मन यूनाइटेड हुआ था, यूनाइटेड होने के बाद जब इन्होंने बोला था कि जो प्रूशिया का है एम्परर, वो बन जाएगा जर्मन का किंग, ठीक है। तो वो वाली जो सेरेमनी हुई थी ना, वो सेरेमनी हुई थी जर्मनी में। लेकिन इस बार इन्होंने ऐसा नहीं किया। इस बार इन्होंने जो किंग वाली सेरेमनी थी वो कराई थी फ्रांस के वर्साइली शहर में। तो वहां पे इन्होंने ये सेरेमनी कराई और यूनिफिकेशन की। तो इसके बाद फिर जो जर्मनी की यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस था वो खत्म हो गया, और बिस्मार्क थे वो फिर आगे पावर में आ गए, और जर्मनी जो था वो एक स्ट्रॉन्ग पावर बन गया पूरे के पूरे यूरोप में ही, क्योंकि जर्मनी की जितनी भी स्टेट्स थी वो यूनाइटेड हो गई। यूनाइटेड होकर एक प्रॉपर जर्मन एक कंट्री बन गया। और उस टाइम पे जो जर्मनी बना था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर थी पूरे के पूरे यूरोप में ही, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।